ड्राइविंग लाइसेंस बनाना एक वेरी ही इजी प्रोसेस है। एकेडमिक टेस्ट और एकेडमिक के बाद फिज़िकल टेस्ट। 15% वो लोग फेल होते हैं जो बिल्कुल ही इस बारे में नहीं जानते या ड्राइव सही नहीं कर सकते, तो उनको हम 42 डेज़ का टाइम देते हैं कि वो प्रिपरेशन करें और अगेन टेस्ट में आएँ। इंसान, कोई भी शख्स खुद नहीं चाहता कि मैं माजूर हूँ, लेकिन हो जाते हैं लोग। तो इसमें ये जब हमारे पास आते हैं तो इनकी कैटेगरी अलग है। इनको हम आईसी कैटेगरी में लाइसेंस देते हैं, एलटीवी और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस। तो उनके लिए इस तमाम प्रोसेस के बाद, एकेडमिक टेस्ट के बाद उनका टेस्ट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लेते हैं। का टेस्ट ये नॉर्मल कार और मोटरसाइकिल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है। अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो बस आप 2 साल के लिए वहाँ रह रहे हैं तो गाड़ी इंटरनेशनल भी चला रहे हैं, ऐसा नहीं। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना एक वेरी ही इजी प्रोसेस है हमारा, जिसमें जो कैंडिडेट सबसे पहले यहाँ आता है वो हमारे यहाँ फ़ीस जमा करता है। फ़ीस डिपॉज़िट के बाद उसकी तस्वीर होती है और तस्वीर के बाद वो जाता है डॉक्टर के पास, ताकि उसका फ़िज़िकल कोई एम्पेयरमेंट ना ही है या उसकी आई टेस्ट है वो कर लेते हैं, हम लोग डॉक्टर करते हैं। और उसके बाद जो है फिर उससे अगले ये 3 प्रोसेस करने के बाद जो शुरू होता है वो उसकी फिर एकेडमिक टेस्ट और एकेडमिक के बाद फ़िज़िकल टेस्ट। तो फिज़िकल में गाड़ी चलानी होती है और एकेडमिक टेस्ट जो होता है उसमें हाईवे कोड बुक के जो इशारे वगैरह होते हैं उसकी हावनो होती है कि जब बंदा रोड पे गाड़ी लेके निकलेगा और एज ए ड्राइवर उसको ये हावनो होनी चाहिए कि हाईवे कोड बुक के इशारे क्या कह रहे हैं। आगे स्टॉप करना है, आगे जो है वो टर्निंग है, राइट टर्न है, लेफ़्ट टर्न है, कौन सी जो रोड पे लाइंस होती हैं इसकी भी एक लैंग्वेज है कि वो लाइन क्या कह रही हैं, तो उसके हिसाब से उसने कहाँ गाड़ी पार्क नहीं करनी है। अप्रोप्रिएट मकसद ये है कि उसने गाड़ी चलानी है, उसके सिलसिले में ये एकेडमिक टेस्ट लिया जाता है। और फिज़िकल टेस्ट तो पूरी दुनिया में लिया जाता है और वो ये चेक किया जाता है कि ये कैंडिडेट गाड़ी चलाना जानता है। अगर वो जानता है तो उसका भी बड़ा जो है वो वेरी इजी टेस्ट है। पैरेलल उसको रिवर्स में पार्क करना होता है, उसके बाद वो आगे जाता है और पैरेलल में ही रिवर्स होता है। जो आप बात कर रहे हैं कि नाकामी, तो मैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस के ब्रांच के बारे में बताता हूँ कि हमारे यहाँ 80% से 85% पासिंग रेशो है और 15% वो लोग फेल होते हैं जो बिल्कुल ही इस बारे में नहीं जानते या ड्राइव सही नहीं कर सकते। तो उनको हम 42 डेज़ का टाइम देते हैं कि वो प्रिपरेशन करें और अगेन टेस्ट में आएँ। तो सच ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग जो हैं बहुत बड़ी तादाद में फ़ेल होते हैं, ऐसा नहीं है। जो शख्स भी फ़ेल हो जाता है, मैं भी अगर कहीं जाऊं तो अगर मैं फ़ेल हो जाऊं तो ये मुझे पता होगा, मैं रियलाइज़ करूंगा मैं अपनी वजह से फ़ेल हुआ हूँ। लेकिन एलिस्ट करना बहुत आसान है, लेकिन फिर बात वही आती है कि उस एलिस्ट को प्रूफ कौन करे। तो ये सिर्फ एलिगेशन होती है और कुछ भी नहीं है। वो बंदे हम बाकायदा उसका जब टेस्ट लेते हैं तो टेस्ट लेने के बाद अगर वो किसी कोन को हिट करता है तो उसको उतार के उधर गाड़ी स्टॉप करा के उसको वो दिखाया जाता है कि आपने ये कौन हिट की है। उसके बाद भी वो एलिस्ट करे कि नहीं है मुझे तो फेल किया गया है, तो फिर उसका तो कोई वो नहीं है। इंसान, कोई भी शख्स खुद नहीं चाहता कि मैं माजूर हूँ, लेकिन हो जाते हैं लोग। तो इसमें ये जब हमारे पास आते हैं तो इनकी कैटेगरी अलग है। इनको हम आईसी कैटेगरी में लाइसेंस देते हैं। अगर इनकी माजूरी इस लेवल तक है कि ये गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं लेकिन माजूर हैं, तो फिर इनको आईसी कैटेगरी में, इनवैलिड कैरिज कैटेगरी होती है, उसमें इनको लाइसेंस दिया जाता है। अगर कोई शख्स सुन नहीं सकता, हेयरिंग एड लगाता है, तो उसको एचआई कैटेगरी में दिया जाता है। इसकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हमारे पास डिफ़ाइन है। और सबसे पहले डॉक्टर इनको पुलिस हॉस्पिटल और सर्विसेज हॉस्पिटल भेजते हैं फॉर फर्दर एग्जामिनेशन। वहाँ से रिपोर्ट आती है कि ये फ़िट टू ड्राइव है एज़ पर लॉ। तो फिर हम देखते हैं कि इनको किस कैटेगरी में देना है, तो उस कैटेगरी में इनको ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। जी, रिन्यूअल में एज वाइज कैटेगरीज़ हैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की एज बढ़ती है 50, 60, 70, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती जाती हैं। ख़ास तौर पे आई साइड में प्रॉब्लम आती जाती है। अल्लाह ना करे कोई और भी हादसा हो सकता है,
तो वो बिल्कुल जो है ना उसमें 60 ईयर से कम 59 तक ऑनलाइन करा सकता है, उसके बाद उसको ऑन साइट आना पड़ेगा। इसका बिल्कुल चेक एंड बैलेंस है और इस पे तो बहुत सारी मीटिंग्स भी हुई हैं और इसका चेक एंड बैलेंस इस तरीके से रखा है कि जिस डॉक्टर का सर्टिफिकेट, जिस डॉक्टर का नहीं बल्कि गवर्नमेंट डॉक्टर का, उसकी ये ऑब्लिगेशन है कि वो गवर्नमेंट डॉक्टर से कराएगा और उस गवर्नमेंट डॉक्टर का जिसका सर्टिफिकेट है उसकी पोस्टिंग और नंबर, उसका मोबाइल नंबर भी वो पेस्ट करेगा। फिर यहाँ से बाज़ औक़ात अगर हम देखते हैं इस बंदे को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर वो इशूंस की तरफ नहीं जाता है ऑनलाइन में, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, डॉक्टर ओके करता है, डॉक्टर उसको वेरीफाई भी कर रहा है कि ये सर्टिफिकेट मैंने इशू किया है, तो फिर उसका लाइसेंस इशू हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई केस ऐसा अभी तक नहीं रिपोर्ट हुआ है कि जिसमें बहुत बड़ी कोई फिज़िकल इम्पेयरमेंट और बंदे ने लाइसेंस बना दिया। इंटरनेशनल परमिट की जो है वो जेनेवा कन्वेंशन एक हुआ था, उसमें काफ़ी कंट्रीज़ शामिल थी, तो उस 99 कंट्रीज़ में जो है वो वैलिड होता है। अब उस कंट्रीज़ में इस सूरत में वैलिड होता है जैसे आपकी अराइवल किसी भी कंट्री में है तो इनिशियली आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको उस कंट्री का लाइसेंस जो है वो ऑब्टेन करना है। ये नहीं है कि अगर आपके पास इंटरनेशनल है तो बस आप 2 साल के लिए वहाँ रह रहे हैं तो गाड़ी इंटरनेशनल पे चला रहे हैं, ऐसा नहीं है। कुछ टाइम के लिए इनिशियल आपको हेल्प करता है, उसके बाद आपको बनाना पड़ता है उस कंट्री का लाइसेंस। बिल्कुल, ख़ास तौर पे हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच में बेशतर ख़वातीन आई हैं इस सिलसिले में, और साथ ही साथ उन्होंने टेस्ट भी दिए हैं, तो उनकी भी तादाद तकरीबन 95% है जो क्लियर करके पास करके जा रही हैं, तो हम उनको लाइसेंस दे रहे हैं। देखें, अब ये तो एप्लीकेंट आने पे है, जितने एप्लीकेंट ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में आने के बाद अप्लाई करते हैं एलटीवी और हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, तो उनके लिए इस तमाम प्रोसेस के बाद, एकेडमिक टेस्ट के बाद उनका टेस्ट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर लेते हैं। तो वो मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर उनका टेस्ट लेते हैं और आफ्टर जब उनकी सेटिस्फेक्शन होती है कि बंदा गाड़ी चला सकता है तो फिर उनको लाइसेंस दिया जाता है, और उनका टेस्ट ये नॉर्मल कार और मोटरसाइकिल के मुकाबले में ज़्यादा सख्त है। नहीं, बिल्कुल देखें, अगर किसी को कोई शिकायत है तो वो सबसे पहले तो डीएसपी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच से मिले, अगर वहाँ से रिड्रेस नहीं हो रही है तो वो डीआईजी एलएनटी साहब के पास जा सकता है, ऊपर के किसी भी फोरम पे जा सकता है, हमारे किसी भी सीनियर फॉर्मेशन में वो शिकायत कर सकता है।